वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब वर्चुअलाइजेशन से थोड़ा ऊपर बैठ के मैंने एक फटाक से एक EC2 क्रिएट किया है, ओबंटू वाला। ठीक है, आप जहाँ पे इमेजेस देख सकते हो। तो मोस्टली प्रोबेबली अगर आप कोई एप्लीकेशन टेस्टिंग होस्टिंग कर रहे हो या फिर सीख रहे हो बहुत अच्छे से, तो T2 स्मॉल रखना, T2 माइक्रो कभी मत रखना, क्योंकि हैंग पड़ जाता है। आप बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करके टेस्ट करते हो तो वो हैंग पड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यही किया था, तो इसी वजह से हम लोगों का हैंग पड़ गया था। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बाद में फिगर आउट किया हूँ। ठीक है, तो हमारी इमेज है ओपन टू लेटेस्ट। ठीक है, 24.04 LTS। ठीक है, जो कि आती है अमेजोन के साइड से ही। ठीक है, तो वही मैंने होस्ट किया है फटाक से, और यहाँ पे मैंने लॉग इन भी कर लिया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा पूरे नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉलेशन स्टेप्स, जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो सारे मेन पैकेज होते हैं उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इन्वायरमेंट में परफेक्टली, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लिनक्स जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है वो मैंने पेम की इस्तेमाल करके किया है। मतलब इंस्टॉलेशन माने कि यहाँ पे HTTP इंस्टॉलेशन। जैसे कि HTTP में मैंने पेम की जो हम लोगों ने EC2 क्रिएट करते वक्त लगाई थी, वो पेम की, और फिर डायरेक्टली पब्लिक आईपी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद पहले तो हम लोग सूडो एसयू, जो आप लोगों को पहले ही पता है, सूडो एसयू करके हम लोग रूट पे स्विच हो जाएंगे। और यहाँ पे RM स्पेस हाइफन RF, तो ये कमांड यूज होती है, और स्टार मैंने लगाया कि उस फोल्डर के अंदर सारे डायरेक्टरी और फाइल्स उड़ाने के लिए। ठीक है, RM स्पेस हाइफन RF सब कुछ उड़ाने के लिए यूज होता है, अगर आप सामने कुछ ना दे तो। ठीक है, बढ़िया। तो फाइल्स डायरेक्टरी उड़ाना है तो RM-RF होता है कि फोर्स रिलेट। ठीक है, चलो हम लोग इंस्टॉलेशन पे फोकस करते हैं कि एपीटी अपडेट कर लेते हैं। जो भी सिक्योरिटी पैचेस है अब तक के, लास्ट वीडियो से अब तक के कोई रिलीज होंगे तो वो आ जाएंगे, हम लोग अपडेट करेंगे सर्वर, तो कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सर्वर अपडेट होने के बाद हम लोग अभी पोस्ट इंस्टॉलेशन जो बोलते हैं वो तो हम लोगों को करना ही पड़ता है, क्योंकि एपीटी इंस्टॉल जो आता है पहला गिट। ठीक है, गिट क्यों है? क्योंकि आपको जो भी रिपोजिटरी क्लोन करनी है, या फिर गिट पुश, गिट पुल, ओरिजिन मेन, और तो कोई भी ओरिजिन या फिर कोई ब्रांच, तो ये सब कमांड यूज होती है सर्वर के अंदर से, अगर आपके पास गिट इंस्टॉल है तो ही। ठीक है, तो यही एक फंडा होता है गिट का, तो गिट इंस्टॉल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डब्ल्यू गिट होता है क्योंकि कोई भी पैकेज हो वेब पे, कोई HTTP सर्वर, HTTPS सर्वर पे, तो इंस्टॉल करने का काम आता है, या फिर डाउनलोड करने का काम आता है। कर कमांड कनेक्टिविटी चेक करने के और इंस्टॉलेशन, सॉरी, कर कमांड कनेक्टिविटी चेक करने के और डाउनलोड करने के भी काम आता है, कोई भी पैकेज वेबसाइट के थ्रू। परफेक्ट। तो आता है HTTP, सॉरी, HOP, एचटॉप कमांड। ठीक है, तो एचटॉप कमांड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक्चुअली, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टॉप क्या होता है, एचटॉप नहीं, टॉप क्या होता है। तो टॉप आपको पता है कि CPU यूसेज और मेमोरी यूसेज कौन सा प्रोसेस ज्यादा खा रहा है, यूजर ज्यादा खा रहा है, तो वो बताने के काम आता है। ठीक है, कंटेनर डी और वो सब जो चालू थे पहले प्रीवियसली टेस्टिंग के वक्त, तो वही दिखा रहे हैं अभी। देखो और एक नया वर्जन एचटॉप, अगर हम उसमें देखेंगे कि इसमें कैसा हम लोगों को दिखता है, एचटॉप भी सेम काम करता है और सिस्टम मॉनिटरिंग का ही काम करता है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, मतलब यूजर इंटरफेस अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडेबल है, और बहुत सारी चीजें उसमें एडेड है। ठीक है, तो जैसे कि स्टॉप शिफ्ट करेंगे तो एक टर्मिनल ओपन हो जाता है, जिसमें हम लोग को सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूसेज हमारा सबसे ज्यादा है 1.292 GB। तो वहाँ पे हम लोग कौन सा यूजर, रूट यूजर ही स्टॉप कमांड ही ले रहा है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिखा देता है उसके साथ। अगर स्टॉप स्पेस हाइफन यू और फिर यूजर का नाम डालेंगे तो वो फिल्टर आउट कर देता है उस हिसाब से, कि उस हिसाब से हमको यूजर का ही प्रोसेस दिखाएगा। ठीक है, तो यूजर के हिसाब से वो यूजर कौन सा प्रोसेस ज्यादा खा रहा है तो वो दिखा देगा। ठीक है, तो यही सब चीजें होती है, और F10 करोगे तो टर्मिनल बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि नीचे आप लोगों को हेल्प सेक्शन और वो सब दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कुछ इसेंशियल सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स यूज कर डाउनलोड कर लेते हैं एपीटी के थ्रू। एपीटी इंस्टॉल डॉकर करेंगे, इंस्टॉल तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने किया है, docker.io से आप इंस्टॉल डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे, डॉकर कंटेनराइजेशन। ठीक है, ठीक है, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड करके देखेंगे एक बार, क्योंकि चेक करेंगे डॉकर रन है कि नहीं।
और फिर मैं जाएगा उप्स, मेरा कमांड गलत हो गया, हाइफ़न देना भूल गया बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई आपका डॉकर इंस्टॉल्ड है, हेलो फ्रॉम डॉकर, ठीक है? तो यहाँ पे और एक कमांड है डॉकर रन इट उबुंटू बैश, ठीक है? तो वो क्या करता है, देखो ये एक एम्बिशियस वर्क के लिए ऐसे बताया उन लोगों ने कि वो और एक छोटा उबुंटू क्रिएट कर लेता है कंटेनर के अंदर और आपको एक एनवायरनमेंट दे देता है उबुंटू का, ठीक है? उस हिसाब से ये सब चलता है, ठीक है? और यही सब बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आप एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकते हो, एक उबुंटू के अंदर, ठीक है? तो एपीटी इंस्टॉल करेंगे और एक हमारा पैकेज जो इम्पोर्टेंट पैकेज है, जो कि है पाइथन एनवायरनमेंट, पाइथन 3 हाइफन एनवायरनमेंट और पाइथन 3 करेंगे पिप के लिए भी। तो ये 2 पैकेज इंस्टॉल कर एक्चुअली कर देंगे पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर ही कर देंगे पिप, पर इम्पोर्टेंट है कि हम लोग डालें भूले ना। तो ये पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पाइथन के कोई भी फ्लश सर्वर या फिर पाइथन एप्लीकेशन हो, तो पाइथन इंस्टॉल हो ही तो ही चलता है, ठीक है? वे हम पाइथन 3 हाइफन एम इन्वायरमेंट स्पेस माई इन्वायरमेंट करेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, को इन्वायरमेंट का नाम देना है, ठीक है? तो माई इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा पाइथन 3 स्पेस एम इन्वायरमेंट स्पेस हाइफन माई इन्वायरमेंट, फिर हम कर कुछ भी इन्वायरमेंट का नाम दे सकते हो। और ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, एलएस करोगे तो आपको माई इन्वायरमेंट दिखेगा, लेकिन मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ पहले। सोर्स स्पेस इन्वायरमेंट का नाम जो डायरेक्टर के अंदर इन्वायरमेंट बन चुकी है वो वाली, और बिन और एक्टिवेट, ठीक है? टैब दबाना है, ए दबाने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आप बोल रहे हो। देखो इन्वायरमेंट एक्टिव हो चुका है, तो माई इन्वायरमेंट के अंदर है हम लोग। तो यहाँ पे अभी पिप का इस्तेमाल करेंगे पाइथन के, तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स, तो रिक्वेस्ट एक पैकेज है पाइथन का, तो वो काम आता है हम लोगों को कि रिक्वेस्ट भेजने के लिए या फिर रिक्वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, ऐसे मतलब रिक्वेस्ट एक टाइप का डेवलपमेंट पैकेज है, उनका कोड के अंदर इस्तेमाल होता है, इंपोर्ट होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से हम लोग को एनवायरनमेंट के अंदर ही हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप सीडी एनवायरनमेंट के अंदर चलेंगे, तो वहाँ पे लाइब्रेरीज़ और लाइब्रेरी 64 64 आर्किटेक्चर के हिसाब से वो सब आपके अंदर वो लाइब्रेरीज़ के अंदर भरे हुए होते हैं, ठीक है? तो यही उसका मोटिव होता है, उसका एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद। तो एग्ज़िट करेंगे तो एनवायरनमेंट के बाहर आ जाएगा और ओबंटू पे आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है? रूट के भी बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद हमारा और एक मेन पैकेज है, जिसको हम बोलते हैं नोड भैया, ठीक है? नोड जेएस, परमिशन डी नहीं क्योंकि सूडो नहीं लगाया, ठीक है? एपीटी इंस्टॉल नोड जेएस और एनपीएम, ठीक है? जैसे कि पाइथन का पिप है उनके पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, वैसे ही नोड जेएस का एनपीएम है उनके एनपीएम पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है? बढ़िया, आप इतना तो आप लोगों को समझ गया, इतना तो आप लोगों को ज्ञान आ चुका है, ठीक है? तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ एनपीएम का पैकेज इंस्टॉल कैसे करता है और एनपीएम वर्क कैसे करता है, ठीक है? एक छोटा-सा डेमो दूँगा आप लोगों को कि एनपीएम कि भाई एनपीएम नोड.जेएस इंस्टॉल कर लिया, एनपीएम काम कर लिया, लेकिन वो पैकेज.जेएसन के अंदर कैसे भरता है? अगर डेवलपर हो और डेवलपमेंट ऑलरेडी पता है, लिनक्स सीख रहे हो, तो ये सब है और दोनों नहीं पता, तो भी मैं आप लोगों को बता दूँ, नोड.जेएस एक टाइप का एप्लीकेशन, एक सर्वर होता है एप्लीकेशन के लिए। नोड.जेएस के एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट फाइल्स होते हैं, जेएस फाइल्स होता है, तो उसके लिए नोड.जेएस बना था, ठीक है? तो नोड.जेएस और एनपीएम के वर्जन तो आप लोगों को दिख के है क्योंकि वो इंस्टॉल्ड है। तो मैं जैसे ही एनपीएम इंस्टॉल एचटीटीपी करता हूँ, तो एचटीटीपी का पैकेज इंस्टॉल हो जाता है और वो कहाँ पे सेव होता है? पैकेज.जेएसन के अंदर, यहाँ पे और नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी वो चला जाता है, ठीक है? उनके उनके बाइनरीज़, ठीक है? तो हम कैट करेंगे, कैट कमांड यूज़ होता है कोई भी जेएसन फाइल और टेक्स्ट फाइल को शो करने के लिए डायरेक्टली, एडिट फॉर्मेट में नहीं, शो करने के लिए। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज़ एचटीटीपी और उसका लेटेस्ट वर्ज़न, सिक्योरिटी वर्ज़न इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं बड़ा पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, तो उसके टाइम लगता है, एनपीएम इंस्टॉल एक्सपो करता हूँ, तो एक्सपो मैं बता दूँ एक वेबसाइट है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग एक ऑफलाइन एप्लीकेशंस या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, उनके डिपेंडेंसीज़ पैकेजेस लेकर, ठीक है? तो ग्रेडले से थोड़ा-सा जल्दी क्रिएट होता है वो, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट थोड़ा हल्का है और उनके पैकेजेस भी ज़्यादा लोड कैचअप नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ग्रेडले के पास बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है, उनके पास ऑलरेडी सारे सेटअप है। तो वैसे एक्सपो के पास भी है, लेकिन वो पूरा पूरा एप्लीकेशन उनके सेटअप पे ही बनाते हैं। मतलब उनके वेबसाइट से ही बनता है पूरा का पूरा एपीके फाइल।
तो इस हिसाब से एप्लीकेशन बनाने के बहुत सारे वेज़ होते हैं। तो एक्सपो वन ऑफ द एनपीएम का पैकेज है, जो हेल्प करता है एनपीएम का एप्लीकेशन को एक पैकेज फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए एपीके फाइल के अंदर, ठीक है? तो उसके लिए एक्सपो यूज़ होता है, ठीक है? एक्सपो के भी अलग-अलग पैकेजेज़ होता है, उनका भी अलग-अलग डिपेंडेंसीज़ होती है, उनका एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे और टाइम देंगे उसको। एक्चुअली दिस शुड वर्क अंटिल नाउ। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम तो लेगा, पता नहीं, होता है ऐसा हमेशा इसके साथ।